नमस्कार आप सभी को नेक्स्ट स्पीक्स चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं जुलाई 2018 के बीएड के जो पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, उसके बारे में जानकारी दूंगी आपको। विभिन्न प्रश्नों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है संदर्भित पुस्तकों के महत्व को समझाइए। संदर्भित पुस्तक एवं पाठ्य पुस्तकों के बीच के अंतरों को लिखिए। तो संदर्भित पुस्तकें जो होती हैं रेफरेंस बुक वो होती हैं जो कि आप अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, यानी कि आपके रिसर्च की जो स्टडी होती है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको मैटर नहीं मिलता है और वो आप जब खोजते हैं तो आप संदर्भित पुस्तकों का उपयोग करते हैं। संदर्भित पुस्तकें जो होती हैं वो लाइब्रेरी में रहती हैं, आपको इशू नहीं होती हैं, क्योंकि अलग अलग उसके कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, तो इतनी ज़्यादा कीमत हर कोई नहीं दे सकता है। लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी होती है कि इस तरह की पुस्तकें आपको उपलब्ध करवाए। तो कॉलेज की लाइब्रेरी में इस तरह के संदर्भ ग्रंथ जो हैं वो उपलब्ध रहते हैं। एनसाइक्लोपीडियाज़ जो हैं वो भी संदर्भ ग्रंथ की सूची में ही आते हैं, जो कि बृहत जानकारी किसी भी टॉपिक पर आपको देते हैं। तो वो सारे एनसाइक्लोपीडिया, चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड हुआ या किसी टॉपिक से रिलेटेड हुआ, सारा मैटर आपको प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल्स भी प्रोवाइड करते हैं, डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो ये संदर्भ ग्रंथ की सूची में आते हैं। कुछ ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट जो अब द्वारा जिनका प्रिंट करना पॉसिबल नहीं है या तो आउट ऑफ प्रिंट हो गए हैं, तो इस तरह का जो रिकॉर्ड होता है वो भी संदर्भ ग्रंथ की सूची में ही आता है। इवन आपके जो जर्नल्स हैं उसका भी जो सेक्शन होता है ईयर बुक टाइप का, वो भी संदर्भ ग्रंथ की ही सूची में आता है। तो इन सभी को आपको इशू नहीं किया जाता है, लेकिन आप उनको वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। उनकी फ़ोटोकॉपी चाहें तो यदि कॉलेज परमिट करते हैं, यदि वो ऐसा डॉक्यूमेंट है कि हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी, तो आपको करवा भी सकते हैं फ़ोटोकॉपी उपलब्ध। और ये भी हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि इसको बैठ के आप लोग नोट करें। तो इस तरह से ये संदर्भ ग्रंथ हैं, संदर्भ पुस्तकें हैं। और पाठ्य पुस्तक जो होती है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है। एग्जैक्टली आपको जो जो यूनिट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उसके हिसाब से लिखी जाती है। आपका मानसिक स्तर, आपकी क्लास, आपकी साइकोलॉजी, सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको वो उतना मैटर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिसको कि आप टेक्स्ट बुक कहते हैं। तो यही अंतर होता है कि टेक्स्ट बुक एक तरह से आपके लिए गाइडलाइन ही प्रोवाइड कर रही है, एक तरह से आपके लिए गाइड का काम कर रही है कि सारा मैटर आपको एक साथ उपलब्ध करवा दिया। और रेफरेंस बुक में इस तरह की बात नहीं होती है, क्योंकि रेफरेंस बुक आपको बहुत डिटेल में एक जो टॉपिक है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी। तो हो सकता है कि आपको यूनिट में उतने डिटेल में आपको स्टडी की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जब आप कोई असाइनमेंट बनाते हैं, आप कोई शोध का कार्य करते हैं, तो आपको रेफरेंस मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि शैक्षिक लेखन क्रियाओं में छात्र अध्यापक की भूमिका को डिस्क्राइब कीजिए। तो शैक्षिक लेखन, रोल ऑफ द स्टूडेंट टीचर्स इन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एजुकेशनल राइटिंग। एजुकेशनल राइटिंग में आपकी क्या भूमिका है, यानी कि आप अलग अलग तरह की जो शैक्षणिक राइटिंग है, आपके स्टूडेंट से आपको वो उस तरह की राइटिंग करवाना है, तो आपकी भूमिका क्या होगी। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आप जिस टॉपिक को दे रहे हैं उस टॉपिक के बारे में कितना मैटर आप चाहते हैं कि बच्चे लिखें, किन किन पहलुओं पर आप चाहते हैं कि बच्चे लिखें। तो आपको उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करनी होगी। आप क्योंकि हर तरह की शैक्षिक राइटिंग में 3 ही पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। लेकिन आप उसे किस तरह से शुरू कर रहे हैं, किन किन पॉइंट को एम्फेसाइज कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो कि ध्यान में रखना होती है। तो अलग अलग की शैक्षणिक राइटिंग हो सकती हैं। जैसे कि आपने यदि पैराग्राफ राइटिंग कहा तो पैराग्राफ की साइज़ ऑब्वियसली कम ही होगी। तो पैराग्राफ कैसे लिखना है आपको, ऐसे राइटिंग है तो शब्दों की संख्या बढ़ जाएगी। आप डिफरेंट जो टॉपिक आपका है, जिस पर आप ये जो आपका विषय है ऐसे का, उसको आप डिफरेंट पॉइंट्स, सब पॉइंट्स में डिवाइड कर लेंगे और उनको एक एक करके आप डिस्क्राइब करते जाएंगे। तो पैराग्राफ की बात अलग है, ऐसी राइटिंग हो तो उसकी बात अलग है। और
यदि आपसे कहा है कि आपको लेटर या मेमो लिखना है या रिसर्च पेपर लिखना है या आपको रिव्यू करना है या आपको किसी भी चीज़ पर प्रेजेंटेशन देना है, तो उसके लिए आपको उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा कि आप एक्चुअली क्या लिखना चाहते हैं। यदि आप किसी जो लेटर है तो आपको उसकी सारी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या सब पॉइंट्स होते हैं और किस तरह से आप वो लेटर लिखेंगे। यदि आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं तो आपको जो जर्नलिस्टिक शैली है उसके बारे में पता होना चाहिए कि आप किस तरह से आपकी रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स आप लेंगे। तो जर्नलिस्टिक स्टाइल ये बताता है कि आप कहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव स्टाइल फॉलो करना है, कहाँ नरेटिव फॉलो करना है, तो इस तरह से कहाँ एक्सपोजिटरी फॉलो करना है। तो इस तरह से विषय की विविधता के अनुरूप और उसके अंदर आने वाले पॉइंट के अनुरूप आप अपनी शैली को एडजस्ट करते जाएंगे और आप आखिरी में आपको वो सिद्ध करना होगा, प्रमाणों के सहित सिद्ध करना होगा, तब आप उस आर्टिकल के बारे में ये कह पाएंगे कि ये सही है। जस्ट लाइक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपोजिटरी राइटिंग में इस तरह से आपको डेटा भी देने होते हैं। तो यदि आपने कहा कि आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो रिसर्च पेपर का अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है, उसके अलग पॉइंट्स होते हैं। तो आपको उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। ये देखना होगा ये रिसर्च पेपर है या रिसर्च आर्टिकल है, क्योंकि पेपर में आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी लग सकता है। क्योंकि यदि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यदि हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, यदि हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ज़रूर ही लगता है। इसलिए आपका हाइपोथेसिस भी ऐसा ही होता है। यूजुअली तो नल हाइपोथेसिस यूज़ किया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है। आप क्वेश्चन के फॉर्म में भी हाइपोथेसिस ले सकते हैं, यानी कि आपका डायरेक्टिव भी हो सकता है हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्टिव हाइपोथेसिस भी हो सकता है। तो इस तरह से जो आप इसमें जो फ्रेम करेंगे वो डिपेंड करेगा कि आपकी समस्या क्या है। तो आपकी जो एकेडमिक राइटिंग होती है वो बहुत बृहद होती है, किसी एक चीज़ को लेकर रेस्ट्रिक्ट नहीं करती है। इसमें आपकी रिपोर्ट भी आ गई, इसमें आपका ऐसे राइटिंग आ गया, इसमें आपका लेटर राइटिंग आ गया है। जब आप किसी को कुछ लिखते हैं, सपोज आपने किसी को लेटर भेजा, तो उसके रिस्पॉन्स में आपको लेटर का आंसर जब देता है तो ये आपका रिस्पॉन्स लेटर भी हो गया। रिस्पॉन्स लेटर कैसे लिखें, रिस्पॉन्स आर्टिकल कैसे लिखें, इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ आपको पता होना चाहिए। यही सब एकेडमिक राइटिंग है। दूसरी बात, आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या साधारण नियम है जिनका आपको पालन करना है। जैसे कि आपको किसी भी तरह की जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो ना हो, ग्रामर से रिलेटेड जो मिस्टेक है, व्याकरण संबंधी त्रुटियाँ ना हो। तो आपको स्पेलिंग भी तो बहुत कॉमन सी बात है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ग्रामर से रिलेटेड जो मिस्टेक है वो ना हो। आपका जो क्वेश्चन जो पूछा है उसका रेलेवेंसी जो हो उसी तरह से आप उसका आंसर दें। आपका जो पैराग्राफ आप जो लिख रहे हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हो। आपके जो थॉट है, क्लैरिटी ऑफ थॉट हो, क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ हो। तो इस तरह से यदि आप फॉलो करते जाएंगे, आपका टोन, आपका एटीट्यूड ये भी करेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई जानकारी जो आप दे रहे हैं वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, वो जानकारी भी कंप्लीट होना चाहिए। इस तरह से आप एकेडमिक राइटिंग को बहुत अच्छा बना सकते हैं और ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड हो, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। प्रेजेंटेशन वाइज भी ये अच्छा होना चाहिए, लेजिबल हो, एटलीस्ट पढ़ने लायक तो हो। दूसरा जो प्रश्न है वो है सूचनाओं के संग्रहण के विभिन्न उपशीर्षकों की नोट्स और एकत्रित करने के विभिन्न तरीके बताएं। जब आप विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संग्रहण करते हैं तो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को संग्रहण करने के लिए आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आपका जो टॉपिक है असाइनमेंट के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए, वो टॉपिक क्या है। उस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको किसी से पूछ करो, लेखक के बारे में यदि कोई जानकारी चाहिए, तो लेखक का
पहले हम लेखक के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, लेखक का जो कार्य है उसके बारे में जानकारी लेंगे। अब यदि आप लेखक को एज ए जर्नल, यानी कि आप उसको एक राइटर या लेखक के तौर पर यदि आप डील कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन यदि आपका एम्फेसिस उसके किसी एक पुस्तक के ऊपर है तो हमें उस पुस्तक के टाइटल से संबंधित जो डेटा है वो आपको कलेक्ट करना होगा। तो आप जब आप कोई भी मटेरियल कलेक्ट करते हैं, मटेरियल कलेक्ट करने के लिए एक आपको जब आप ढूंढना शुरू करते हैं तो एक आइडिया आपके माइंड में हो, तो आइडिया जो होता है वो आपका टॉपिक जो है वही आपको आइडिया देता है कि सबसे पहले, सपोज मैंने कहा कि यदि आप किसी लेखक के बारे में बात कर रहे हैं तो लेखक का जो पूरा जीवन है, यानी उसकी जीवन परिचय आपको कहाँ मिलेगा, उससे संबंधित डेटा आपने कलेक्ट कर लिया। फिर वो किस चीज़ के लिए फेमस है, पॉपुलर है, उससे संबंधित आपने डेटा कलेक्ट कर लिया। उसका जो वर्क है उस पर उसको कोई सम्मान वगैरह मिला हुआ है तो उससे रिलेटेड डेटा आपने कलेक्ट कर लिया। उस लेखक की वो जो कृति है उसमें कैरेक्टराइजेशन क्या है, उसको किस तरह से उसको डील किया गया है, इसकी राइटिंग स्टाइल क्या है, इस तरह से आपने, तो आप एक पॉइंट पर जाएंगे कि आपको डेटा जो कलेक्ट करना है वो किस एरिया में करना है। यदि हो सकता है कि ये कोई, सपोज कीजिए यात्रा वृतांत आप लिख रहे हैं, यात्रा वृतांत आप लिख रहे हैं या किसी हिस्टोरिकल प्लेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आपको उस जगह से संबंधित सारी चीज़ें की जानकारी हो। आवागमन का साधन क्या है वहाँ पर, वहाँ रुकने के लिए क्या अरेंजमेंट है, वहाँ देखने के कौन कौन से स्थल हैं, दूरी कितनी है, गाइड मिलता है नहीं मिलता है, और बेटर है कि उसके बारे में थोड़ा सा पहले ही पढ़ लें, थोड़ा सा पहले ही सारी आपकी स्टडी करके रखें, ताकि आप जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको ये सारी सुविधाएं हों। अब देखिए, क्योंकि हमने ये बात की है कि आप जब बात कर रहे हैं कि सूचनाओं का संग्रहण कैसे करें, तो डेफिनेटली आपके टॉपिक पर डिपेंड करेगा कि टॉपिक क्या है। अब मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए कि हो सकता है आप यात्रा वृत्तांत लिखें या जाने के पहले आप जो तैयारी कर रहे हैं किसी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यदि कोई हिस्टोरिकल प्लेस है तो उस व्यक्ति जिस के लिए वो जगह प्रसिद्ध है उसके बारे में आप जानकारी एकत्रित कर लेंगे और उसको आप वहाँ लिखेंगे, वर्णित करेंगे। तो इस तरह से अब देखते हैं कि आपके टॉपिक पर डिपेंड करता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। बेसिकली बात ये होती है कि आपने उस टॉपिक को डिफरेंट सब टॉपिक्स में जैसे जैसे डिवाइड किया है, जिस डायरेक्शन को लेके आप आगे बढ़े हैं उस डायरेक्शन से रिलेटेड आपको